तो लोग नाम से डरते हैं कि कैंसर बीमारी यानी कि एक डेथ का सर्टिफिकेट की इसकी तो थोड़ा टाइम है। दूसरा उसमें है आज की डेट में अगर आप 10 साल पहले चले जाओ, आंकड़े की अगर बात करें तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में कुछ 14 लाख नए केसेस कैंसर के हुए हैं और उनमें से 9 लाख मृत्यु हुई है। तो 14 लाख नए केसेस, उनमें से 9 लाख एक्सपायरी। तो आपने आप में एक डेंजरस डिजीज तो है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्यों ये हो रहा है। आप अपना एक खान पान देख लो, आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। आज फैक्ट्री में बना है और दुकान पे आया है, दुकान में पड़ा है 2 महीने से, और घर आया है यानी कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। घर में भी 1-1.5 महीना चलेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो टमाटर का खराब क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें मिलाया हुआ है ना। हाँ, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केचप खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, बट अगर क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट केमिकल है उसमें, तो अगर वो चीज डेली बेसिस पे यूज करोगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। कैंसर में सबसे बड़ा काम है प्रिवेंशन, कि बचाव। तो बचाव के लिए है, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि ये करो ये नहीं करो, क्योंकि आप उम्र में लगभग मेरे से थोड़े बड़े ही हो, थोड़े नहीं तो ज्यादा ही बड़े हो। तो सिंपल सा फंडा है कि जो सादा जीवन उच्च विचार वाली जो लाइन है उसको समझना है और उसी को ही फॉलो करना है। जो पता है ये अच्छा है, वो अच्छा है, वही खाइए, लिमिट में खाइए, शारीरिक व्यायाम कीजिए। जो अच्छी आदतें पहले सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से, वो ही अपनानी है। जो भी व्यसन पदार्थ हैं, तंबाकू वगैरह, उनका हो सके सेवन ना करे तो बिल्कुल कम। अब बात आ रही है कि 40s में और बाकी जगह में हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कैंसर में बेसिकली ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही कैंसर को ठीक करूंगा। कैंसर में 3 विधियां होती हैं। एक है सर्जरी, जिसमें कि कैंसर को निकाला जाता है ऑपरेशन द्वारा। एक होती है दवाई, जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, और एक होता है सिकाई, जिसको रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट लगभग ये समझ लो कि तीनों विधियों से ही होता है। सिर्फ अर्ली स्टेज जो होती है कैंसर को हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4। देसी भाषा में जो सुनने में आता है लास्ट स्टेज का कैंसर, उसको बोलते हैं 4th स्टेज कैंसर। सिर्फ एक 4th स्टेज का कैंसर है जिसमें सर्जरी का रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लिमिटेड है। और जो अर्ली स्टेज है यानी कि 1 और 2, उसमें सर्जरी का ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मरीज स्टेज 1 और 2 में है और अच्छे से अगर सर्जरी हो जाती है, 90% केसेज में नहीं तो कीमो की जरूरत होती है, ना ही सिकाई की जरूरत होती है। आज की डेट में सर्जरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज कैंसर के। और जो स्टेज 3 है, जिसको हम लोकली एडवांस बोलते हैं, उसमें 95 to 99% केसेस में तीनों का यूज करना पड़ता है। सर्जरी भी करनी पड़ती है, कीमो भी देनी पड़ती है, सिकाई भी देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना पहले इसको डिटेक्ट कर लो, उतना कम इलाज करना है, मरीज को उतना ही कम परेशान होना है, और अगर हम फाइनेंस में जाएं तो उतना ही कम खर्चा आना है। तो आप मेरे से ज़्यादा पब्लिक में कनेक्टेड हो, क्योंकि मरीज जो है मेरे पास बाद में आता है, आप लोगों के पास पहले आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही किसी को घाव हुआ और वो सीधा डॉक्टर के पास चला गया, वो पहले आपके पास ही आता है। आपके आसपास में जो भी दुकान है वहां जाता है, यार घाव हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जो घाव नॉर्मल घाव है, वो अपने आप 5 दिन में कुछ नहीं करो तो 10 दिन में ठीक हो जाना है, दवाई दो तो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाना है। तो ऐसी गांठ जो बढ़ती जा रही है या पहले नहीं थी, इन दिनों ही बनी है और जल्दी से बढ़ रही है, या ऐसा घाव जो ठीक होने को नहीं आ रहा है, उसको सुझाव है कैंसर सर्जन से जल्द मिलो और जांच करवा के इसका इलाज करो। क्योंकि वही राइट टाइम है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि पेशेंट का सर्वाइवल पे असर ना आए। 40s में जैसे सर ने बताया,
आज की डेट में मैं 40s में आने से पहले दिल्ली में था, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में मैंने काम किया है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। क्या करता है, जो इतनी भी स्पेशलाइज चीजें आज की तारीख में कार्डियक सर्जरी में, चाहे मिनिमल इन्वेजिव हो, टोटल आर्टीरियल हो, टावी हो, सब तरह की सर्जरीज हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अफोर्डेबिलिटी है, स्कीम्स हैं, कैशलेस सुविधा है स्कीम्स में, ये सारे काम हम कर रहे हैं। अभी दोबारा खड़ा होने का पर्पज मेरा ये था कि यदि आप सभी बंधुवर यहाँ बैठे हैं, हार्ट से रिलेटेड यदि आपके कोई प्रश्न है या क्वेरी है या ऐसी कोई जानकारी है मैं आपसे शेयर कर सकूं जो आपके दिमाग में हो, जो आप आगे समाज को बता सके, तो आप सहर्ष मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तक हमने बात की सिर्फ इलाज की, उससे इंपॉर्टेंट क्या आता है लाइफ में कि हम बचाव कैसे करें। तो हार्ट सर्जरी के हार्ट की बीमारियां होती क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हार्ट अटैक जैसे हम कॉमनली मानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। भ्रांतियां समाज में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने सोशल मीडिया पे घूमती रहती हैं। हार्ट अटैक होने के 2 या 3 कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना, उसी के ऊपर किसी थक्के का जमा हो जाने से एक्यूट अटैक आ जाता है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो धीरे धीरे नसें सिकुड़ती हैं तो हमें एंजाइना होने लगता है, जो कि चलने पे सांस चढ़ना या छाती में भारीपन आना या शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना, यहाँ पे छाती में, ये तो हमारे हार्ट की समस्याएं होती हैं। कारण ऐसे होते हैं, तो सडन कार्डियक अटैक आना, या कई बार अटैक इतना सीवियर होता है कि हार्ट अरेस्ट हो जाता है, जिसे कि हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं या सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये तो हमारी कॉमन चीजों में क्यों होता है। कारण क्या क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के या कोलेस्ट्रॉल थक्का जमने के, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ 2-3 कारण है जो कि फिक्स्ड है, उसको हम बदल नहीं सकते, परंतु 5-7 कारण ऐसे हैं जिन्हें हम बदला जा सकता है। जिन्हें हम बदल नहीं सकते वो है हमारी आनुवंशिकता। परिवार में यदि हार्ट की बीमारी चल रही है तो उसमें उनके सदस्यों को बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। रेस, या आप जिस इलाके में रहते हैं या किस जनरेशन से आते हैं, हम साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोप है, इन सब चीजों का भी एक फिक्स्ड होता है। यदि मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जितनी हार्ट की बीमारियां होती है उसमें से 2-3 रीजन ऐसे हैं जहां पे हार्ट की बीमारी की सिवियरिटी और जगह से ज्यादा है। उस रीजन में एक नाम है कोटा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, एक नाम आता है हमारे बीकानेर के इलाके का। यहां के मरीजों की जो नसों की सिकुड़न या बीमारी होने की जो सिवियरिटी है वो और जगह के मुकाबले, यदि मैं गंगानगर से कंपेयर करूं तो ज्यादा है। क्यों है? दोनों ही जगह को, यदि मैं हाड़ौती क्षेत्र और बीकानेर क्षेत्र को देखूं, दोनों ही जगह खान पान में, पूरे राजस्थान में घूमा हूं, खान पान में दोनों जगह तेली हुई चीज या तेलीय चीजें और मीठा, ये और मिर्च मसाले, ये ज्यादा खाए जाते हैं। आप कोटा क्षेत्र में चल जाओ, वहां का खाना खाइए, बहुत तीखा खाना होता है, और वहां पे भी ऐसे घी तेल हर एक सब्जी खाने में और मीठा व्यंजन बनना, ये सब चीजें बहुत फेमस है। और ये की यही चीजें हमारे बीकानेर क्षेत्र में फेमस है, इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों में ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। ये 2 चीजें तो हो गई जो आनुवंशिकता या रेस से मैं कह रहा हूं। अब आती है कि किन मरीजों में ज्यादा होता है जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलरेडी जिन मरीजों में बीपी की बीमारी हो, शुगर जिन मरीजों को रहती हो, खान पान सही नहीं हो, अपना एक्सरसाइज सही नहीं करते हो या एक्सरसाइज की कमी हो, शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे हमारे घर के सभी के बच्चे, हम मोटे पतले कैसे भी हो सकते हैं, पहले जनरली लोग पतले दुबले से होते थे, आज की तारीख में हर घर में जो भी संपन्न परिवार है उन सबके बच्चे गोल मोटोले। न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो गया नहीं, और खराब हो गया, उनकी एक्टिविटी कम हो गई है। आज की तारीख में स्कूल का ज्यादा सुविधाएं घर पे है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये वो सब चीजें घर पे आती हैं,
हम कॉलोनी में जाते नहीं, कॉलोनी में खेलने की जगह कम हो गई है। पहले हम सिर्फ घर के बाहर ही रहते थे। सब अपना अपना बचपन याद करेंगे तो आप पाएंगे कि हम सिर्फ दिन भर घर वाले तो मारते थे कि घर में क्यों नहीं आता, और आज की तारीख में हम बच्चों को मार के या पैसे दे के घर के बाहर भेजते हैं कि जाके थोड़ी देर खेल के तो आओ। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। चला दीजिए, सारे कपड़े ढीले कर दीजिए, आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लोगों की ना करें, क्योंकि उससे और ज्यादा एंग्जाइटी या तनाव बढ़ेगा मरीज में। उसको रिलैक्स होने के लिए कहिए। ज्यादा आपको लग रहा है कि पसीने आ रहे हैं तो पांव के नीचे तकिया लगा के पांव को ऊंचा कर दीजिए। वो क्या करेगा, अटैक आने के समय बीपी तेजी से कम होता है, तो उस समय पांव ऊंचा कर देंगे तो उसका बीपी थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाएगा। ये करने के साथ साथ खुली हवा पंखा चला दीजिए, ठंडी हवा में करिए, रिलैक्स होने दीजिए। साथ में हर एक इंसान को, आप केमिस्ट हैं, लोगों को भी एडवाइस करिए, घर में डिस्प्रिन की गोली जरूर होनी चाहिए। बहुत सस्ती दवाई है, ये अपने को पता है। पड़ा हो पत्ता एक्सपायरी हो जाए फिर खरीद लो। एक पता है, जब भी कभी ऐसा लगे आपको डाउट है, पेशेंट को भयंकर पसीना है, छाती में दर्द हुआ है, एकदम गिर गए, चौथाई गिलास पानी में डिस्प्रिन की गोली घोलिए और मरीज को पिला दीजिए। ये इमीडिएट रेमेडी है कि उसके अटैक की जो सिवियरिटी है उसको कम करने के लिए। अटैक ठीक नहीं होगा पर हम सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, और इमीडिएटली हम आसपास जो भी हॉस्पिटल अवेलेबल है जहां पे प्राइमरी केयर मिल सकती है वहां पे लेके जाए या डॉक्टर से सब इमीडिएटली हम शिफ्ट करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, मैं शायद अभी जवाब देते हैं। आपने अखबारों में भी पढ़ा, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, और हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोविड जब से आया या कोविड का वैक्सीन, दोनों चीजें हैं, वो तो उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी है। आपका प्रश्न पर्टिकुलर ये है कि कोविड वैक्सीन, आप सब फार्मासिस्ट है, वैक्सीन क्या है? इट इज द सेम वायरस पे, उस वैक्सीन के अंदर वायरस के गुण है, जीन्स, आरएनए, डीएनए वायरस वाला ही है, परंतु आपने डीएक्टिवेट करा है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसी से तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनी है। तो चाहे जिसको इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर वैक्सीन अपने आप लग गया, या हमने वैक्सीन और लगा दिया। दोनों ही चीजों में आरएनए, डीएनए या एंटीजन वही है कोरोना का। तो उसके बाद कोरोना में भी यही हुआ था कि हमारे लंग्स खराब हुए थे बहुत ज्यादा। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग मेडिकल फील्ड से। कोरोना वायरस ने क्या किया था, हमारी जो एंडोथीलियम होती है, लेयर्स होती है, एंडोथीलियम, मेसोथीलियम और ऐसे, तो सबसे अंदर वाली लेयर आर्टरीज की या टिश्यू की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर किया था उसने बहुत ज्यादा। उसी से हमारे फेफड़े बहुत तेजी से अफेक्ट हुए थे। उससे सबसे ज्यादा असर, क्योंकि सांस से फैलता है, तो सबसे पहला ऑर्गन फेफड़े थे, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, सूजन आ गई थी, वहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज बंद हो गया था। इस एंडोथीलियम ने, सेम एंडोथीलियम ने हमारे हार्ट की आर्टरीज पे भी असर डाला। फेफड़ों की आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ हमारी हार्ट की आर्टरीज या शरीर की बाकी ब्रेन की आर्टरीज में भी असर डाला, और वहां पे भी सूजन रही। यही चीज चाहे वो कोविड वैक्सीन हो या कोरोना वायरस हो, दोनों ने किया है। और हाँ, उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। अभी इस पे स्टडीज हो रही हैं, जीन स्टडी भी हो रही है, परंतु कंक्लूजन अभी नहीं आया।